अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। एक बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान बॉक्सिंग से आ रही है, जहां पर वेल्टरवेट उस्मान वजीर ने अपने हरीफ को नॉकआउट किया है 1 मिनट 5 सेकंड के अंदर। अगर बात करूं उनकी फाइट्स की तो आज आपको पता है फाइट दुबई के अंदर होनी थी इंडियन अपना जो कॉम्पिटिटर उसके खिलाफ, लेकिन एक जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको नजर आई है उस्मान वजीर की तरफ से। 1 मिनट 5 सेकंड के अंदर नॉकआउट किया। अगर हम फाइट्स की टोटल बात करूं तो 13 फाइट्स कंसिस्टेंटली जीतने में वो कामयाब हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेट है जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं जहां पर हम लोग इसको बार बार कोशिश करते हैं हाईलाइट करने की, हम बात भी करते हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाए और ज्यादा स्पॉन्सरशिप जो सी है इस तरफ भी जानी चाहिए। वो प्लेयर्स हैं हमारे जिन्होंने जाके पाकिस्तान का नाम बहुत सी जगहों पे जाके रोशन किया, बहुत ही कम स्पॉन्सरशिप और बहुत कम सपोर्ट के हिसाब से। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस उस्मान वजीर को, बहुत बड़ी एक फाइट थी पाकिस्तान के लिए। बड़ी अच्छी खबरें इस वक्त पाकिस्तान के लिए में। लेकिन सीधा चलेंगे चैंपियंस वनडे कप की अगर बात करूं तो एलिमिनेटर मैच के अंदर इमामुल हक 11 ने शिकस्त दी है हारिस 11 को। लायंस 12 रन से स्टैलियंस के खिलाफ उन्होंने फतह हासिल की। अनफॉर्चुनेट है, मैं उस दिन बड़ा खुश था कि एटलीस्ट एक मैच के अंदर आपको चेस नजर आया, लेकिन मुसलसल अगर बात करें 11-12 मैचेस हो चुके हैं, चेस जो है आपको इंपॉसिबल नजर आता है। कल हारिस और जानदाद बड़ी जबरदस्त एक इनिंग्स खेले थे, लग रहा था कि शायद आज भी जो सा चेस करने में कामयाब होंगे, लेकिन बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस अगर बात करें आप लायंस की तो उनके जो बॉलर हैं उन्होंने बड़ी जबरदस्त अपना बॉलिंग का जो सा मुजाहरा किया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 रोज रह गए हैं, जहां पर पाकिस्तान टीम और आपको पता है इस वक्त मौजूद है यूएई में, और इस वक्त हम लोगों ने प्रैक्टिस मैचेस भी खेल रहे हैं। हम लोगों ने पहला मैच स्कॉटलैंड, उसके अलावा हमने बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलना। एक अच्छी तैयारी पाकिस्तान टीम को मिली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जहां पर पाकिस्तान ने वनडे सीरीज अभी आपको पता है पाकिस्तान में खेली थी। कंपेटिटिव वनडे सीरीज थी, हमारी लड़कियों ने दूसरे वनडे में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, हमने 180 प्लस का मार्क भी टच किया। लेकिन वर्ल्ड कप एक इंपॉर्टेंट आपको पता है स्टेज है। पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट तो बड़ा तगड़ा आपको नजर आता है, लेकिन जब बैटिंग यूनिट की हम बात करें किस तरीके से उन कंडीशंस के अंदर पाकिस्तान टीम परफॉर्म करेगी, वो कंडीशंस आपको पता है थोड़ा सा डिफरेंट है। शारजाह में हमने एक मैच खेलना है, बाकी हमारे मैचेस दुबई स्पोर्ट्स सिटी में खेले जाएंगे। टर्निंग ट्रैक होगा, पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी, आज जरूर इस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि सना मीर हमारे साथ होती हैं, उधर भी मौजूद होंगी कमेंट्री पैनल में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप की बात करूं तो एक अच्छी खबर वहां से कि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान ने जो क्वालिफाई अपना किया था श्रीलंका को शिकस्त देके, बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल खेला जाना इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए सैफ चैंपियनशिप है। जब हम ग्रूमिंग स्टेज की बात करते हैं कि अनफॉर्चुनेट है इन प्लेयर्स को इतना ज्यादा जो सा यहां पर आपको अगर मैचेस की बात करूं, फ्रेंडली मैचेस की बात करूं, इतने ज्यादा नहीं मिले। ये लड़के वो हैं जिनको नॉर्वे कप का कुछ एक्सपीरियंस हासिल था, या पाकिस्तान पिछले भी सैफ चैंपियनशिप में मौजूद थे। कम सपोर्ट के बावजूद जिस तरीके से लड़कों ने परफॉर्म किया, फिर बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस खास करके श्रीलंका की साइड के खिलाफ दिए, 5-1 से पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी। एक बड़ा अच्छा एक अपना जो सा बूस्ट यहां पर हमें मिला है। हमारे साथ आज मौजूद भी होंगे पाकिस्तान अंडर 17 सैफ के कैप्टन है उबैद खान, स्काइप पे उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कैसा पाकिस्तान टीम इस वक्त फील कर रही है। और वहां पर अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट मैच है बांग्लादेश के खिलाफ जो सेमीफाइनल खेला जाना है। इसके अलावा हम बात करें तो पाकिस्तान के अशरद इकबाल ने वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में चांदी का तमगा हासिल कर लिया। पाकिस्तान के कीविस्ट अशरद इकबाल ने फाइनल में भारत हरीफ कमाल चावल को हाथों 2-6 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। एक बड़ा अच्छा एक अपना इवेंट है पाकिस्तान के लिए। अगर बात करें स्नूकर की भी तो अनफॉर्चुनेट फिर मैं कहता हूं कि ये एक ऐसा खेल है जिसमें बहुत से लोग बात करते हैं कि जब स्नूकर की बात है कि एक स्नूकर प्लेयर बेचारा कहीं ना कहीं जब प्रैक्टिस के लिए जाता है, सेशंस के लिए जाता है, उसको शायद हमारे माशरे में आज भी थोड़ा सा बुरा समझा जाता है स्नूकर को। लेकिन स्नूकर चैंप जो अगर बात करें फेडरेशन की बात करूं, स्नूकर प्लेयर्स की बात करूं, इतने मुश्किलात के बावजूद इन लड़कों ने बहुत ज़बरदस्त एक परफॉर्मेंसेस पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लिए दिखाई हैं। इंपॉर्टेंट होता है जब हम इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करें, इसमें कितना स्ट्रॉन्ग आपको अब आना पड़ेगा पाकिस्तान को। 2025 आपको पता है वैसे भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिक्लेयर किया हुआ है कि स्पोर्ट्स इनिशिएटिव पाकिस्तान के लिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान को स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हमने वापस रिवाइव करना है, हमारे प्लेयर्स वगैरह को, इन सब पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहूंगा, आपको पता है चैंपियंस वनडे कप की बात करें, इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड पाकिस्तान, आपको पता है सीरीज भी आ रही है, बहुत सी लोग जो उनसे उस पर क्वेश्चंस भी उठा रहे हैं। स्क्वाड की बात करें, इसके ऊपर भी आपको पता है कल सलमान बट ने एक बात की कि जो पाकिस्तान के प्लेयर सेलेक्ट हुए थे, क्या जरूरी था कि उनको हम भिजवाते इस वक्त कैंप के लिए। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस एक कॉम्बिनेशन आपको बल्कि शोएब मलिक ने कहा था कि कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब जरूर है। सब पे बात करेंगे। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हमारे तीनों मेहमान, पाकिस्तान की साबिक कप्तान, ब्रॉडकास्टर भी हैं, प्रेजेंटर भी हैं, हमारे शो का परमानेंट हिस्सा है सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कप्तान आपके टाइम का। इसके साथ साथ में ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज़ से इनका ताल्लुक है। आज अंदर की खबर लाएं कप्तान को, आज मैं पूछूंगा इनसे अब्दुल मोहित शाह साहब।
अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी शाह जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शाह जी थोड़ा सा तीसरे मेहमान पे जाने से पहले आपको पता है कल एक अफसोसनाक खबर भी आई थी, उसके बारे में कुछ लिटरली कल मैं सना अहमद इधर ही थे, हम क्योंकि स्टूडियो जब आ रहे थे तो तब हमें खबर मिली, तो बड़ा एक आपको पता है कि वो होता है ना कि शौक आपको लगता है कि यार एक बंदा एक दिन पहले हमसे फ़ोन पे बात कर रहा हो, आसिम खान साहब की बात करें, बड़ा आपको पता है इंपॉर्टेंट पार्ट भी रहे, अचानक जो सा इस चीज़ के ऊपर। देखें, आसिम खान ना सिर्फ हमारे कोलीग थे, एक बड़े अच्छी शख्सियत के मालिक थे, बड़े मिलनसार और बड़े मेहमान नवाज थे। मेरा उनसे तल्लक आज का नहीं बल्कि 96 का, जब वो हॉलैंड की टीम से पाकिस्तान में वो वर्ल्ड कप खेलने आए थे, उस वक्त से इनका तल्लक है। फिर मैं एक दो दफ़ा एम्स्टर्डम गया तो इन्होंने जो मेहमान नवाजी की, मैं कोई एक 5 नेशन हॉकी टूर्नामेंट कवर करने गया था 2010 में, 2012 में कोई एक महीने के लिए मैं वहाँ कोई कोर्स करने गया था, और जब भी मैं गया उन्होंने इतनी अच्छी तरह हमें वहाँ, मतलब भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बल्कि सारी हॉकी टीम की बात कर रहा हूँ, उन्होंने इतनी अच्छी तरह उनकी मेहमान नवाजी की, उनका लुक आफ्टर किया, उनको पिक एंड ड्रॉप दिया, उनके साथ इतना ज़्यादा मतलब उनका रोज़ाना का उठना बैठना था। बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक थे, और यकीन करें कि मुझे शायद हम सबको अफसोस है, और मुझे ख़ास तौर पर बहुत अफसोस हुआ कि उनकी अचानक उनकी जो ख़बर हमने सुनी इस तरह डेथ की। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, क्योंकि उनमें क्वालिटीज़ बहुत थी, यकीन करें उनमें बहुत क्वालिटीज़ थी। और ख़ासकर ये हॉकी वाले मेरी इस बात को बहुत सपोर्ट करेंगे। ख्वाजा जुनैद हो गए, राना मुजाहिद हो गए, आसिफ बाजवा हो गए, ये 2010-11 में शायद उस वक्त आसिफ बाजवा सेक्रेटरी थे, तो उनके दौर में हमारी एक 5 नेशन जो टॉप की टीम्स थी, हॉलैंड, जर्मनी, सारी उस वक्त इंडिया स्ट्रगल कर रहा था, इंडिया का नाम नहीं था उस वक्त कहीं भी हॉकी में, ये हॉलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये सारी टॉप की टीमें, इंग्लैंड थी, तो उनमें पाकिस्तान भी खेला। और वहाँ पे जो इन्होंने मेहमान नवाजी की सारी हॉकी टीम की, हमारी हम 2 जर्नलिस्ट गए हुए थे, एक लाहौर से यूसुफ अंजम थे और मेरे साथ मैं था, तो हमें बड़ा लुक आफ्टर किया, बल्कि हमें ना सिर्फ घुमाया फिराया, पिक एंड ड्रॉप, ग्राउंड में आना, फिर वापस लेके आना अपनी गाड़ी पे, और जो एक्सटेंड कर सकते थे उन्होंने वो हमारे लिए नहीं बल्कि सारी हॉकी की टीम के लिए वो एक्सटेंड की मेहमान नवाजी। तो एक इतना अच्छा बंदा जब आपको छोड़ जाता है, और ख़ासकर यहाँ हमारे कोलीग थे, आपको पता है रोज़ाना उनसे हमारा इंटरेक्शन होता था, कोई वो बात करते थे, कोई हम इस तरह के जवाब देते थे, तो बंदे का जो बंदा इस तरह का बंदा अगर आपसे चला जाता है तो वो ये नहीं है कि 1-2 दिन में ये रिकवरी हो जाती है। हम हमेशा हमारे जहन में, हमारे दिलों में आसिम खान की याद रहेगी, और अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे जी। उनकी फैमिली बैक एम्स्टर्डम है, वहाँ से वो आज आई होगी, और बड़ा उनके लिए भी एक मैं कहता हूँ नाकाबिले, उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हमारी हो रही थी, तो यही पता लगा कि 2 बजे शायद है कि प्रोग्राम के लिए वो क्योंकि वापस आ रहे प्रोग्राम के लिए निकले थे, तब उनको अचानक हार्ट अटैक हुआ। लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि अल्लाह की ज़ात उनको जन्नत फिरदौस में आलम को अता फरमाए, और ऑब्वियसली उनकी कमी जो सी हमें महसूस होती रहेगी। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एंकर भी हैं, उसके अलावा स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत गहरी तज्जिया भी करते हैं। अभी हम बात भी कर रहे थे ऑफ एयर पाकिस्तान चैंपियंस कप की बात करें, चाहे पाकिस्तान आपको पता है इंग्लैंड सीरीज़ की हम बात कर लें। अरसलान खोकर, अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अरसलान भाई आपके टाइम का। कप्तान, थोड़ा सा चैंपियंस कप पे अगर मैं इस पे तो आना चाहूँगा, जो भी अपना आपको पता है कि इस वक्त टीम हमारी जो वहाँ पर खेल रही है, कल इमामुल हक की टीम की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन जो मैंने इंट्रो में भी एक बात की, एक आपको पता है कल बात हुई है जिसपे शोएब मलिक ने कहा है कि वो नाखुश लगे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स इस वक्त सेलेक्ट हुए हैं वो एक इंटेग्रल पार्ट थे चैंपियंस कप का, उनको रिलीज़ करना इस टाइम पे शायद ठीक नहीं था। बिल्कुल, देखिए अब बात यह है कि हम लोग हमेशा सबसे जो बड़ी एक डिबेट होती है कि क्रिकेटर की बेहतरीन प्रैक्टिस क्या है। हम फिटनेस के ऊपर बहुत बात करते हैं कि फ़िटनेस बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है, पर हमने दुनिया में फिर ये मिसालें भी देखी हैं जो मे बी सबसे सुपर फिट लोग ना हो पर वो क्रिकेटर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो आई थिंक क्रिकेटर की जो बेहतरीन तैयारी होती है वो एक पिच के ऊपर ग्राउंड पे लाइव क्रिकेट के अंदर होती है। अब टेस्ट मैच उन्होंने खेलना ज़रूर है, बट मेरे ख्याल से शायद प्रिकॉशनरी मेजर इंजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने लिया हो, लोड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हो, पर जो अंडर प्रेशर मैचेस सेमीफाइनल और फाइनल खेलने की बात है, मेरे नज़दीक आप अगर चैम्पियंस ट्रॉफी, क्योंकि टेस्ट मैच की तो ये तैयारी है नहीं, चैम्पियंस कप ये बेसिक तैयारी थी आपकी चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए। अब वहाँ पर होंगे ही सारे मैचेस फुल अंडर प्रेशर। अब जब एक्चुअल बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट आता है जहाँ पर एक क्रंच टाइम पर आपके प्लेयर्स ने परफॉर्म करना होता है, अब उस टाइम पे अपने मेन प्लेयर्स को निकाल लेते हैं, तो
उसकी समझ नहीं आती, बिकॉज ज़्यादा बेहतर ही होता है कि आप शुरू में यंगस्टर्स को खेलने देते हैं और ये वाला टाइम हमारे मेन प्लेयर ज़रूर खेलते हैं, क्योंकि जब नॉकआउट टूर्नामेंट होता है नॉकआउट स्टेज आ जाती है, एलिमिनेटर्स शुरू हो जाते हैं, सेमीफाइनल का स्टेज जैसे होता है या एलिमिनेटर का स्टेज है, उस वक्त इट डजेंट मैटर आपने पिछले 5 मैचों में क्या किया, आपको उस मैच में करना ही करना है। और बड़े बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो नॉकआउट मरहलों में इतना अच्छी कारकर्दगी नहीं दे सकते, सिर्फ जो बहुत ज़्यादा मेंटली टफ होते हैं वो वहाँ पर आ सकते हैं। तो आई थिंक इस टाइम पर इस तरह से मैनेज करना चाहिए था कि ये टाइम ज़रूर खेलते, फिर शुरू में अगर आपने इनको रेस्ट देना था तो वो दे देते। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जो आपका सबसे ज़्यादा टफ पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट होता है वहाँ पे आपके इन सीनियर प्लेयर्स ने जिन्होंने आगे फिर एक टफ ऑपोजिशन के अगेंस्ट जाना है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। असलाम भाई, थोड़ा सा जब हम बात करते हैं नॉकआउट मरहले, क्योंकि टफ सिचुएशन आपको पता है, वहाँ से आपको प्रेशर सिचुएशन से निकलना भी, आपके दानियाल की मैं बात करूँ, यंगस्टर्स की बात करूँ जो अभी आपको पता है ग्रूमिंग स्टेज के ऊपर है, लाहौर कलंदर का प्रोडक्ट है, उसके अलावा जानदाद की कल बात करें, बड़ी अच्छी आपको इनिंग्स नज़र आई थी, उसके अलावा ताहा की आप बात करें, मोहम्मद तैयब की मैं बात कर लूँ, ये लड़के वो हैं जो प्रॉस्पेक्ट पाकिस्तान का हो सकते हैं। लेकिन एक सवाल आपको पता, आपको भी शायद आता हो, जनरल पब्लिक भी पूछती है, इस टूर्नामेंट के बाद इन लड़कों को आखिर जाएंगे कहाँ? क्या पाकिस्तान शाहीन्स इनको लेगी? क्या इनको जितना ग्रूम किया जाएगा? बैकअप क्रिकेटर्स की हम बात करें तो ये तैयब ताहिर की आप जिक्र कर रहे हैं ना, तैयब काफ़ी ऑलरेडी ग्रूम है, खेल रहा है, कितने अरसे और खेलेगा, उसकी एज भी आप निकाल रहे हैं ना, अब काफ़ी अपनी एंडिंग एज पे है, फिर वो स्कोर भी कर रहा है, ज़बरदस्त स्कोर कर रहा है। प्रेशर मैचेस में कर रहा है वो। एक जिक्र करूंगा, हैदराबाद का लड़का है रिजवान महमूद, उसने 3 टूर्नामेंट्स खेले हैदराबाद की तरफ से, तीनों टूर्नामेंट्स में एक में 2 सेंचुरियाँ, एक में 3 सेंचुरियाँ और एक में 3 सेंचुरियाँ, तो वो उसका एक बड़ा ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट था कि आप उसको कहीं ना कहीं कुछ नहीं करते तो कम से कम बेंच स्ट्रेंथ नहीं तो कैंप का हिस्सा बना ले। हमने 15 अनाउंस किए, फिर उसके साथ एक जाहिद को भी अनाउंस कर दिया और फिर प्रेशर आया थोड़ा सा तो हमने कामरान गुलाम और मोहम्मद अली को रिजर्व अनाउंस कर दिया है, वो अब रिजर्व प्लेयर भी हो गए, तो ये आपका स्क्वाड अब 3 लड़कों का तो ये रिजर्व के साथ हो गया। अब तैयब ताहिर की आप बात करें, मैं कहूँगा अगर हम कभी भी ऑलराउंडर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं ना, तो पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आती कि हमें जो ऐनक लगी हुई है फ़हीम अशरफ की है, हमें ऑलराउंडर कोई नहीं, मुझे भी खुद नहीं समझ, अचानक ही वो नमूदार होते हैं कहीं ना कहीं से। आप मुबस्सिर को नहीं कंक्लूड कर रहे, कहीं नहीं देख रहे, उसको कहीं सोच नहीं रहे, कितना अच्छा प्लेयर है वो, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, जहां डूइंग गुड जॉब, थोड़ा सा ग्रूम करने का टाइम है। अब इतना भी ग्रूम नहीं करना कि इनको खिला के उमर अमीन की तरह एक खिलाते रहें, उनकी रिटायरमेंट की एज आ जाए आप एक ही खिलाते रहें उन्हें, तो कोई फ़ायदा नहीं। लड़के पहले से सिलेक्टेड थे, हमें पता ही था, फिर ये जो टाइमली इन्होंने लड़कों को निकाला है। अब मुझे ये बताएं, पहले ही खबर आ गई मैच से पहले, सर एलिमिनेटर से पहले ही खबर आ गई शाह साहब कि जी ना बाबर खेलेगा तो ना शाहीन खेलेगा, साइकोलॉजिकली किधर जाएंगी टीमें? बता होगा यार, बाबर है ही नहीं टीम में तो कोई मसला नहीं है, रोहेल नज़ीर को पूरा टूर्नामेंट आप उस तरह देते नहीं हैं, ऐसा प्रेशर मैच दे के कहते हैं यार हाँ भाई तुम 4 रन पे, फिर आप कहते हैं 4 रन पे आउट हो गए यार तुम। हसीबुल्ला है वो अंडर शेड हुआ है, अभी वो जिस टीम में लगाते हैं वो अंडर शेड हुआ है, कैसे रिजवान के साथ वो आप उसको मैच करते हैं। फिर शादाब को स्पिनर पकड़ा दिया आपने, लेग स्पिनर ही पकड़ा दिए सारे, तो लेग स्पिनर अगर शादाब को देंगे, शादाब क्या करेगा और वो क्या करेंगे? तो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी, ये सोच, ये चीज़ें आपको डोमेस्टिक, अब तो हमारे पास हर चीज़ का अलग सेटअप है। आप देखिए ना, आपका डोमेस्टिक क्रिकेट का ढांचा अलग है, खुर्रम नियाज़ी साहब और दीगर लोग काम कर रहे हैं, फिर जो डोमेस्टिक के कोचेज़ हैं वो काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था यार 84% से ज़ायद मैचेस जो हैं वो आपके रिजल्ट लेस गए हैं लास्ट कायद आज़म ट्रॉफी के, यानी आपको ये पता ही नहीं है कि चेस करना कैसे है। किसी ने पूछा उनसे कि यार ये रिजल्ट लेस मैचेस गए हैं 84%, तो इसका मतलब ये है कि चेस करने की एबिलिटी आप भूल गए और वो आपको नज़र आ रही है। चाहे 12 मैच खेले आपने चैंपियंस वनडे कप, एक मैच में सिर्फ टीम चेस करने में कामयाब हुई है जो सेकंड बैटिंग हुई है, 11 मैचेस पहली बैटिंग करने वाली टीम जीती है। क्वेश्चन तो है शाह जी, ये थोड़ा सा ये सवाल मुझे, मैं कहा ना उस दिन हम कल बात कर रहे थे तो मैं खुश था कि यार एटलीस्ट एक मैच के अंदर आपने चेस की है जो आपकी साइम अय्यूब की टीम जीती थी। मसला कहाँ पर आ रहा है? मुझे पता है विकेट थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं टर्न करता है, लेकिन शायद मिडल ऑर्डर के अंदर इतनी सख्त ही नहीं है, मैं ये अल्फाज यूज़ करूँगा किसी भी टीम के अंदर, कि वो चेस की तरफ जाए, कि नडर फैसला करते नहीं कि यार हम चलें चेस करते हैं इसको। देखिए यहाँ ये बात मैं करूँगा, लेकिन पहले थोड़ा सा शायद आप वो कल आपने डिस्कशन की हो, ये जो मुझे ख़ासकर फर्स्ट टेस्ट के लिए जो उन्होंने 15 अनाउंस किए या फिर दो तीन रिजर्व साथ अनाउंस किए, ये मुझे बिल्कुल मन तक समझ नहीं आई। बिलीव यू मी कि कोई भी अगर होम सीरीज़ खेलते हैं आप इस तरह कभी भी नहीं करते। आप एक स्क्वाड अनाउंस कर देते हैं, सिलेक्टर की बात कर रहा हूँ, हेड कोच की बात कर रहा हूँ कि ये 18 मेंबर होंगे जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलेंगे। अब उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट के लिए टीम अनाउंस करके
और बज़ाहिर मतलब बज़ाहिर ये लगता है कि शायद ये कप्तान जो शान मसूद को है ये भी एक टेस्ट के लिए अनाउंस किया गया है। अगर आप इस तरह करते हैं और इस तरह का आपका डिसीजन है तो आप समझते हैं कि वो जो कोई ऐसे प्लेयर हैं इस टीम में मौजूद जो कि फुली कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो जो कोई प्लेयर होता है या कोई चीज़ होता है ऑन द ब्रिंक होती है, उसको सपोर्ट करेंगे, ऑल आउट सपोर्ट करेंगे और उसके साथ चलेंगे। मैं नहीं मानता। इस तरह हमारी जो परफॉर्मेंस है ना जी पहले टेस्ट में और ख़राब होगी, अच्छी नहीं होगी। कोई डिसीजन आपने करना है, मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करें और एक परमानेंट डिसीजन करें और लॉन्ग रन के लिए डिसीजन करें कि ये इस साल ये कप्तान चलेगा। अगर आपने कप्तानी करानी है, कोई मजबूरी है आपको बहुत ज़्यादा, शान मसूद से आपने कप्तानी करानी है, तो फिर एक लंबे अरसे के लिए आप अनाउंस कर दें ताकि जिन बैक ऑफ माइंड जिन सीनियर प्लेयर्स के थोड़ा बहुत भी शक व शुबात हैं कि शायद जी ये ना करे, तो उनके वो डाउट्स क्लियर हो जाएं और फिर वो अपनी परफॉर्मेंस की तरफ लग जाएं। दूसरा, आपने ये चेस की बात की। देखिए, हमारा एक दफ़ा पहले भी आपने ये बात की थी, टेम्परामेंट ऐसा नहीं है कि हम कूल हेडेड रह के हम एक किसी टारगेट को तरीके से अचीव करें। तरीका क्या है? सिस्टमेटिक अचीवमेंट होती है, सिस्टमेटिक टारगेट को चेस किया जाता है। ये नहीं किया जाता कि शुरू में आपने विकटें ही गंवा दी इतनी ज़्यादा। अगर शुरू में विकटें आपने गंवा दी, फिर आपको कम से कम आप पे प्रेशर आ जाता है। जब टीम पे प्रेशर आता है तो फिर आपका रन चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखें ना, कल की बात है, कल भी आरएस की टीम ने शुरू में काफ़ी जो है विकटें गंवा दी, फिर तैयब ताहिर की और तलत की थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी, लेकिन एक दफ़ा वो भी हटी तो फिर प्रेशर में आ गए, करीब आके भी फिर रह गए। कल बड़ा अच्छा मैच हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अगर कोई और बैटिंग लाइनअप होती तो ज़रूर कल चेस करके जीतना चाहिए था, और ये कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था। हमें देखें, जूनियर लेवल से, अंडर 19 लेवल से हमें इनकलकेट करना पड़ेगा एक टेम्परामेंट जो होता है कि आप कूल हेडेड खेलें, आप स्टे करें, आप कि आपने विकेट पे रहना है, प्लेयरों ने रहना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टॉप के 6 प्लेयर की कि आपने विकेटें नहीं गंवानी। थोड़ी बहुत अगर तेज़ी से आपके रन्स नहीं बनते तो उसको स्लो कर दें, कोई नहीं है। जब आपकी नज़र टिक जाएगी, जब आपको बॉल सही नज़र आने लग पड़ेगा तो रन्स आते हैं क्रिकेट में। यही क्रिकेट का खासा यही है कि आपको स्टे करना, शुरू में खासकर स्टे करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उस दिन मैं देख रहा था रिजवान फ़ौरन आउट हो गए स्नैन की बॉल पे, ऊपर नीचे उसको हैट्रिक के तकरीबन करीब आ गए। हाँ जी, वो इस तरह आउट हो गए। तो ये चीज़ें जो है ये मतलब है कि वो हालांकि वो सेट कर रहे थे टारगेट, ये नहीं है। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है बताने वाली होती हैं कि आप विकटें अगर गंवा लेते हो ऊपर से तो फिर आपने स्टे करना, आपने टाइम लगाना है। लेकिन कप्तान, जो शाहजी की बात करें, मैं थोड़ा सा अगर ओपनिंग डिपार्टमेंट पे आऊँ, हमेशा जब आप एक चेस की तरफ जाते हैं, क्योंकि आप खुद भी कप्तान रही हैं, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट हमेशा एक प्लेटफॉर्म आपको ले करके देता है, जैसे हम आसान अल्फाज में कहते हैं ना, लेदर ख़राब करके देता है या जाके ऊपर से अपना बाउंड्रीज निकालता है। जो मिडल ऑर्डर है बेसिकली वो आपकी कहीं ना कहीं पोजीशन बना के देता है विनिंग स्ट्रीक के लिए। तैयब ताहिर की मैं बात कर लूँ, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, क्रंच सिचुएशन के अंदर आके परफॉर्म कर रहा है। असलान की बात बिल्कुल ठीक है कि हम यहाँ तो लड़के को तब लेके आते हैं जब उसका क्रिकेट कैरियर बिल्कुल ख़त्म होने वाला था, एज उसकी ऐसी हो जाती है या वो बिल्कुल उसकी डिप आ जाती है। तैयब ताहिर एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। कल शोएब ने भी कहा कि कहीं पर भी उनको खिला सकते हैं आप। बिल्कुल, मैं तो मेरे साथ से पिछले 6-7 महीनों से ये बात कर रही हूँ कि मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उनकी लाइव इनिंग्स देखी थी जब मैं इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल करने श्रीलंका गई हुई थी। तो इंडिया के अगेंस्ट जिस तरीके की उन्होंने 100 रन की बारी ली थी फाइनल में, और ऐसे जब ऊपर से थोड़ी विकेट्स भी गिर गई थी, और जो एक्सेलरेशन उन्होंने की और जो बैकफुट के ऊपर उन्होंने मेरे ख्याल से शॉट्स खेले और स्पिनर को वो बहुत ज़बरदस्त खेले। तो मिडिल ऑर्डर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है स्पिनर का। अब इशू ये आता है कि हम जैसे पहले भी बात हुई जी, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में चेज़ नहीं हुआ तो हम हर कुछ पिचेस पे डाल देते हैं जी, पिचें ऐसी बनी है उसमें वो हो ही नहीं रहा। तो बात ये कि आपको कैलकुलेटेड फिर आपको उसके ऊपर बड़ा स्कोर बनाना चाहिए। अगर तो आपकी पिचेस ऐसी हैं जो बिल्कुल ही बैटिंग है तो क्यों नहीं फिर 550 रन बन रहा। हम लोग बस मीडियोकर क्रिकेट खेल रहे हैं, हम इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं जहाँ पे रिजल्ट ना आए पर हमारे 50 भी हो जाए, हमारी 100 भी हो जाए, 2 आउट भी कर लें, इस तरह की क्रिकेट हो रही है। तो जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि ठीक है, जब अब मुझे इवन दो कि लड़कियां हारी हैं, मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाऊंगी, इवन दो लड़कियां सीरीज़ हारी हैं, पर मुझे जो वे ऑफ प्ले था वो पसंद आया कि एटलीस्ट एक मैच में आपने 180 तो अचीव किया। अगर साउथ अफ्रीका जैसी टीम जिसमें 2 मेन उनके बॉलर्स नहीं खेल रहे, आप 180 पे नहीं जा रहे, इसका मतलब है कोई फ़ायदा नहीं है क्रिकेट का। आप 150-60 करके जीत जाते हो, मुझे खुशी ना होती।
तो इसी तरह मेंस क्रिकेट के अंदर जब तक आप लोग अपनी कंफर्ट लेवल से अपनी उसको पुश नहीं करेंगे बाउंड्रीज को, तो कभी भी आप लोग वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट नहीं कर सकते। हम लोग अपने कंफर्ट लेवल पे रहते हुए क्रिकेट खेलते हैं, इसीलिए जब हम जहाँ पे किसी पिच में थोड़ी सी ब्रेक आ गई, मेजॉरिटी तो पिचेस अगर फ्लैट हैं तो हम उस अगर फ्लैट विकेट है स्पिनर के ऊपर, तो आपको चाहे आप वनडे में जिस भी पोजीशन पे खेल रहे हैं, फिर 7-8 रन का ओवर आपको आना चाहिए या 9 रन का ओवर आना चाहिए। वहाँ पे हम 5-6 रन का ओवर ले लेते हैं और हम अपने 100 और 50 कर लेते हैं। अब जहाँ पे टर्निंग विकेट आई है तो वहाँ पर आपको 4 से 5 रन का ओवर चाहिए बीच में, तो उस पर आप 7 रन का ओवर ना करने, ये छोटी छोटी चीज़ें। बट वो बात है कल्चर की, हमारे पाकिस्तान के अंदर फास्ट बॉलिंग कल्चर है, तो आपको बार बार फास्ट बॉलर्स बनते हुए नजर आएंगे, जो कि अब वो भी डिक्लाइन पे जाना शुरू हो गया। बैटिंग कल्चर हमें अभी भी 2-4 प्लेयरों के अलावा बारी लेनी नहीं आती किसी को, और वो भी अगर लेनी शुरू करते हैं तो फिर ऐसी लेना शुरू हो जाते हैं कि शायद कभी कभी मैच भी आगे लग जाता है। तो इसका जो बैलेंस है वो होना बड़ा ज़रूरी है। और स्टैट्स भी जब इस्तेमाल करने हैं तो वो भी बड़े सोच समझ के स्टैट्स इस्तेमाल करने हैं। बाकी टीमों में जो बात अभी यहाँ पे हो गई कि हम चेज़ नहीं करें, तो ये पिछले 3 साल के निकाले ना कि सारे मैचेस में हम लोग कितना चेज़ कर सकें डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में, तो उसके ऊपर टारगेटेड काम हो। मैं सॉरी की बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये अपना स्टार्ट निकाला था 12 नेशंस। अगर हम 12 नेशंस की बात करूँ, पाकिस्तान टीम की जो चेजिंग की अगर मैं बात करूँ एबिलिटी टेस्ट के अंदर, तो हम 12वें नंबर पर मौजूद हैं। हमारी 17 एवरेज है चेजिंग के अंदर, जो हम हमेशा बात करते हैं। इनिंग्स में हमारी तो सबसे कम है, सबसे कम हमारी होगी। असलान थोड़ा सा इसी पे अपना अगर मैं आऊँ, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड आपको पता है इंपॉर्टेंट सीरीज भी है, हम ज़रूर अपना टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स की दौड़ से तो बाहर हो चुके हैं। जो टीम सेलेक्ट की गई है उस पर तनकीद आपको पता है बहुत हो रही है। मैं फिर वो अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ कि मैं ड्रॉप की बात नहीं कर रहा। शाहीन को वो परफॉर्म नहीं कर रहे, आप उनको रेस्ट दे सकते थे। नसीम शाह की अगर बात करूँ, आखिरी 3 उन्होंने ये 2 महीने के अंदर अंदर आखिरी जो मंथ है उसमें 3 अपना उसने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, एक अपना जो सा उसने 3 ODI मैच खेले हैं फर्स्ट क्लास के, फिर भी आपने उसको रेस्ट दिया रोटेशनल पॉलिसी पे। मुझे समझ नहीं आई है। एक तो जहाँ पर रेस्ट दिया वहाँ पर आपके बॉलर से 6 खिलाड़ियों के बाद आउट नहीं हुए खिलाड़ी, वो आपको एक बड़ा डैमेज हुआ। प्लानिंग का बड़ा फुकदान होता है। वैसे कैप्टनसी जो है ना वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। मैम सना कैप्टन रही हैं, कितना टीम ने ग्रूम किया इनकी कैप्टनसी में सारे जानते हैं। जैसे ही हटी है हमें कैप्टनसी का फुकदान नज़र आ रहा है, हमें चीज़ों के प्रॉब्लम नज़र। कैप्टनसी ना इट्स सेल्फ इज़ अ साइंस। और कैप्टनसी का सबसे बड़ा काम ये है कि जब आप चेस करने जाते हैं, चाहे टेस्ट हो चाहे, आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए यार, सेशन टू सेशन गेम की अवेयरनेस क्या है। दूसरा, आपका कौन सा ऐसा प्लेयर है, अगर कोई जल्दी आउट हो जाता है और पेसर के हाथों 2 विकेटें गिर जाती हैं, तो कोई एक बैट्समैन तो होगा जो पेसर को अच्छा फेस करता होगा। तो आपको पता होगा, आप उस बैट्समैन को कहो यार जाके थोड़ा फटा लगा लो, खड़े हो जाओ और हमें थोड़ी विकेट निकाल के दो। और मुझे बताओगे यार मैं स्पिनर को अच्छा खेलता हूँ, लेकिन अगर आपको खुद ही अदराक नहीं है कि आपका कौन सा प्लेयर स्पिनर अच्छा खेलता है, आपका कौन सा बैटर जो है वो पेसर अच्छा खेलता है, फिर आपका कौन सा पेसर है जिसको इन स्विंग की महारत है, कौन सा पेसर है जिसको आउट स्विंग की बड़ी महारत है। पुरानी बॉल नई बॉल के बॉलर्स पहले कितना इस पे काम होता था। अब हमारे पास स्पिनर का फुकदान आया तो एक स्पिनर के साथ पूरा टेस्ट खेल गए और एक भी स्पिनर के साथ पूरा टेस्ट नहीं खेल। अजीब बात, यानी कभी स्पिनर है ही नहीं, और जो स्पिनर है वो 18-18 ओवर कर रहा है, उसको विकेट नहीं मिल रही। वो 23-23 नोमान की बात कर लेना, एक मैच अभी खेले हैं कराची की जो डॉल्फिन्स की तरफ से, और आपने अचानक, अच्छी बात है आप ले गए, लेकिन आप अचानक उसको लेकर टफ सीरीज में आ भी रहे। उनको काफी मार पड़ी उसको। जी उस बहुत ज्यादा 80-90 पड़ा था अगर मैं गलत नहीं। 89 के करीब स्कोर पड़ा था। और दूसरी बात ये ना, वैसे स्पिनर की क्वालिटी क्या है आप मुझे बताओ। अभी रिसेंट बांग्लादेश हमारे पास से गई है ना, वही बांग्लादेश ने वहाँ 6 आउट किए, वही बांग्लादेश थी जो 6 के बाद 280 रन से हार गई 6 आउट करने के बाद। ये होता है प्लानिंग, ये होती है आपके स्ट्रॉन्ग, ये आपको पता होता है कि मेरा कौन सा प्लेयर है, भाई सारी टीम भी लुढ़क जाएगी, ये प्लेयर है खड़ा हो जाएगा हमें स्कोर करके दे देगा, ये प्लेयर है जब कोई आउट नहीं हो रहा होगा इस पे फोकस करूंगा, इससे मैं मेहनत करूंगा। ये कोई मुझे वैरायटी, सॉरी टू से दैट कि हम जब रावलपिंडी टेस्ट कवर कर रहे थे, वैरायटी बॉलिंग नहीं नज़र आ रही थी हमारे पेसर्स में। चाहे मोहम्मद अली हो, बड़ा उन्होंने डोमेस्टिक में विकटें ली होंगी, PSL में विकटें ली होंगी, बट स्टिल मैं ठीक है अगर उनको ड्रॉप किया गया तो वो समझ। पर शाहीन यार वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट का इतना तजर्बा रखते हैं ना। अब शाहीन स्विंग नहीं कर रहा, शाहीन बैट्समैन को नहीं डरा, 130 पे क्या डरा लेंगे आप, किस बैट्समैन को डराएंगे। हसनैन ने अभी बॉल की है 145+, आपने देखा कैसे विकटें निकली हैं और बोल्ड हुए हैं। ये नहीं हुआ कि उनका पैड बल्कि बोल्ड हुए हैं, बैट्समैन डरता है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ शायद बहुत ज़्यादा हमने, जब वर्कलोड मैनेजमेंट की बात आती है तो हम शायद मेंटेन नहीं कर सके अपने फास्ट बॉलर्स को। हमने हर सीरीज़ कोशिश की खिलाने की, शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं
ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज भी है, साथ में पाकिस्तान वुमेन्स आपको पता है इस वक्त मौजूद है दुबई में, जहां पर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाना है। बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान, बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और अब आपको लेके चलते हैं फुटबॉल के मैदान में, जहां पर पाकिस्तान टीम आपको पता है इस वक्त मौजूद है भूटान में, जहां पर सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप जारी है और पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में रही। जो आखिरी मैच पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज का खेला था, इस वक्त ग्रुप स्टेज पे पाकिस्तान टॉप पे मौजूद है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5-1 से शिकस्त दी थी। अब जो सेमीफाइनल है वो बांग्लादेश के खिलाफ परसों खेला जाएगा। सब की नजरें इस वक्त पाकिस्तान अंडर 17 टीम पे। इस वक्त हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान अंडर 17 सैफ चैंपियनशिप के इस वक्त कप्तान है उबैदुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम उबैद। वालेकुम सलाम सर। उबैद, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। उबैद, थोड़ा सा बताओ कैसा रहा टूर्नामेंट अभी, क्योंकि पाकिस्तान टीम इस वक्त टॉप ऑफ द ग्रुप लाइन पे मौजूद है, इंपॉर्टेंट मैच है बांग्लादेश के खिलाफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा रहा टूर्नामेंट और माशाल्लाह अभी हम टॉप पे हैं ग्रुप लेवल के। तो इंशाल्लाह 28 तारीख को सेमीफाइनल है बांग्लादेश के खिलाफ। तो आप सबसे अपील है कि हमारे लिए स्पेशल दुआ करें। लड़के बहुत फॉर्म में हैं। आज भी हमने ट्रेनिंग की है, 1 घंटे का सेशन था, तो बारिश भी था, बहुत ही अच्छा हुआ, एंजॉय भी हुआ आज। तो दुआ करें कि इंशाल्लाह सेमीफाइनल हम जीतें। उबैद, थोड़ा श्रीलंका के मैच के बारे में बताओ। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था पाकिस्तान के लिए, डू एंड डाई मैच था, क्योंकि आपने जीतना भी था। 5-1 से शिकस्त दी है श्रीलंका को। श्रीलंका आपको पता है बड़ा एक अच्छा इस वक्त फुटबॉल के अंदर खास करके ऊपर आ रहा है। जी बिल्कुल, श्रीलंका एक अच्छा टीम है, लेकिन हमारे जो लड़के थे पिछले बार भूटान में ना, पिछली बार जो पिछला जो मैच था भूटान के खिलाफ, तो उसमें थोड़ी सी यानी कि मिस्टेक हमने की है। 90 मिनट 1-3 से हम जीत रहे थे, तो फिर हम यानी कि थोड़े से सुस्त पड़ गए थे 6 मिनटों पे, और उन्होंने फिर 2 गोल हमें किए, 3-3 बराबर हो गए। फिर लड़कों का जो अगला मैच था श्रीलंका के खिलाफ, तो उसमें लड़कों का जज्बा था यानी कि हमने ढीला नहीं होना, तो इसलिए लड़के बहुत फॉर्म में थे और लड़कों ने कहा कि हम इनको 5-6 गोलों से मारेंगे। थोड़ा सा उबैद, अगर टीम एटमॉस्फेयर की बात करूं, यहाँ पर आपको पता कैंप भी आप लोगों का बड़ा एक अच्छा यहाँ पर लगा हुआ था। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अपना सैफ चैंपियनशिप की बात करें, लेकिन जब बात करते हैं कि आगे फ्यूचर की इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आप लोग एसेट्स हो पाकिस्तान के, आगे फ्यूचर के इनिशिएटिव्स को कैसे देख रहे हो, और खास करके ये चैंपियनशिप इंशाल्लाह ताला अगर हम जीतते हैं तो आगे पाकिस्तान फुटबॉल को कैसे देख रहे हो? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर ये हम जीतते हैं तो लगता है कि पाकिस्तान का फुटबॉल यानी कि मज़ीद पिछले 2 साल 1 साल हो गए हैं कि मज़ीद अच्छा हो रहा है फुटबॉल। लेकिन हम कहते हैं कि थोड़ा और भी अच्छा हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि हमें लीग्स खिलाएं पाकिस्तान में, ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि हमें ट्रेनिंग का टाइम दें। तो इंशाल्लाह अगर ये ट्रॉफी हम जीत के आते हैं पाकिस्तान के लिए, तो बेहतर हो सकता है पाकिस्तान का फुटबॉल। आखिर में उबैद, पूरी आवाम इस वक्त आपको देख भी रही है, पाकिस्तानी आपको पता है फुटबॉल को फॉलो भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और सैफ चैंपियनशिप की बात करूं बहुत से लोग इस वक्त फॉलो भी कर रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम के लिए पैगाम देना चाहें? पाकिस्तानी अवाम के लिए बस यही पैगाम है कि सब दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे। इंशाल्लाह। उबैद, बहुत शुक्रिया आपका। उबैदुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान अंडर 17 टीम के कप्तान भी हैं। एक अच्छा उनको एक्सपीरियंस आपको पता हासिल था, क्योंकि नॉर्वे में भी वो मौजूद थे। फिर पाकिस्तान टीम का सेटअप लास्ट टाइम भी जब थी अंडर 17, उसके अंदर भी पाकिस्तान टीम के कप्तान थे। पाकिस्तान की टीम ने इनके अंडर बड़ी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम बांग्लादेश को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर फाइनल जीत के पाकिस्तान वापस आए। थोड़ा सा डायनामिक्स आपको चेंज थोड़ा से फुटबॉल के पाकिस्तान में नजर है। मुझे इस वक्त स्टूडियोज़ में भी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स में तज्जिया भी करते हैं। क्रिकेट की अगर बात करें तो बहुत गहरी इस वक्त नज़र रखी हुई है चैंपियंस कप पर, खास करके बाबर आजम की परफॉर्मेंस की बात करूं। साबिर हुसैन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया साबिर भाई आपके टाइम का। साबिर भाई, थोड़ा सा मैं डायरेक्टली आना चाहूँगा पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ के ऊपर। इस वक्त आपको पता है उस पर तनकीद भी हो रही है, शाहीन की बात कर लें, लेकिन जब बैटिंग यूनिट की मैं बात करता हूँ, बाबर आजम की परफॉर्मेंस ज़रूर रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन जब लीड फ्रॉम द फ्रंट की बात करें तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ पाकिस्तान की बैटिंग स्टिल आपको अंडर थोड़ा सा रडार नजर आती है।
बिल्कुल बिल्कुल अवैध ऐसा ही है, क्योंकि देखें ये काफ़ी अरसे से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। देखें अगर इस सीरीज़ से पहले भी चले जाएं, जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे, उससे पहले श्रीलंका में थे, 2 के हमने वो मैचेस जीते थे वहाँ पे, जिसमें आपके सऊ शकील ने डबल सेंचुरी भी की थी। तो कहीं ना कहीं भी देखें हमारी जो बैटिंग लाइन है वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रही। इमाम उल हक के चाहे 50 कुछ इनिंग्स में हो, उसके बाद उनको आपने भी शान मसूद ने कहा कि हम उसको रेस्ट करा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने उनको ड्रॉप किया, बिकॉज अभी उनकी 2 सेंचुरियाँ भी थी इस पाकिस्तान कप में, मगर अभी तक आपने उनको इंक्लूड नहीं किया। मुझे अगेन सवाल उठाना पड़ेगा, शाह को बेचारे को ये कहा कि रोटेशनल पॉलिसी पे रखा है। रोटेशन पॉलिसी देखें, फिर आप शान मसूद की परफॉर्मेंस आप खुद आपके सामने है। देखें रोटेशन पॉलिसी तो आप बाबर आजम आपके लिए एक चैंपियन बैट्समैन है जो कि हर फॉर्मेट में आपको खेल रहा है, उनको क्यों नहीं आप रेस करा रहे? कामरान गुलाम मैं समझता हूँ कि बेहतर चॉइस हो सकते थे। अगर आप रोटेशन पॉलिसी की बात करते हैं, आप बाबर आजम को रेस करा सकते हैं, क्योंकि देखिए आप 3 टेस्ट मैचेस है, आगे आने वाले वक्त में आपने साउथ अफ्रीका जाना है, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ पे आना है, आपके 9 टेस्ट मैचेस है। तो कहीं ना कहीं पे आपको वर्कलोड मैनेजमेंट सिर्फ बॉलर्स का क्यों सोचते हैं, आप बैट्समैन का भी सोचिए। और आपका वही बैट्समैन जो कि ओडीआई रैंकिंग हो, टेस्ट मैचेस हो, या आपके इवन रिजवान की बात करूँगा तो रिजवान को भी देखें रेस्ट चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे अगर रोटेशन पॉलिसी सिर्फ आपकी शाहीन शाह अफरीदी पे अगर रुकी, तो कहीं ना कहीं पे बैट्समैन को भी आपको रेस्ट कराना चाहिए अगर आप वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज़ देखें टफ होगी पाकिस्तान के लिए, बिकॉज लास्ट टाइम हमने देखा था, या अभी रिसेंट इंग्लैंड की फॉर्म अगर देखी जाए, जिस तरीके से श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने खेला, और मेजर नाम उस पर्टिकुलर सीरीज़ में नहीं भी थे, चाहे बेन स्टोक कप्तान थे, जैक क्रॉली जो उनके ओपनर हैं, वो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में नहीं थे, मगर उन दोनों का हमारी जो अगेंस्ट सीरीज़ होगी उसमें वो दोनों के नाम शामिल हैं। और उन्होंने, आपको याद होगा जब पिछला जो सीरीज़ हुई थी, जैक क्रॉली ने कितना अच्छी इनिंग खेली थी, बेन डैकेट ने कितना फास्ट खेला था, हैरी ब्रुक का इमरजेंस हुआ था एक किस्म का हमारे पर्टिकुलर रावलपिंडी और आपको पता होगा लाहौर में। तो देखें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ हुई पाकिस्तान के लिए। सिर्फ देखें अब थोड़ा सा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल की बात करें, वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा, मगर हमें आई थिंक थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखानी चाहिए बैटिंग ऑर्डर में। देखिए बॉलिंग तो हम लोग स्ट्रगल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों कि हमारे पास 150, 52, 148 स्पीड का कोई बॉलर है ही नहीं। टेस्ट मैचेस आप जीते हैं खास करके अपने एशियन कंडीशंस पे, या आपके पास जेनुअर स्पिनर हो, जो कि हमारे पास नहीं है। सॉरी, आप नुमान अली को किस बेसिस पे लेके 38 साल की उम्र में? अगर आप फ्यूचर को देखते हैं तो शायद आप देखिए साजिद खान आपके सवाल में सॉरी बात काट रहा हूं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको पता है यहाँ पर पाकिस्तान टीम को लेके चल रही है, लेकिन अल्लाह करे कि हमें परफॉर्मेंस नजर है, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, मुझे वुमेन्स चैंपियनशिप पे भी आना है। कप्तान पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के लिए इस वक्त दुबई में मौजूद है। जो वार्म अप मैचेस हैं स्कॉटलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ इंपॉर्टेंट जरूर होंगे। कल भी आपने एक बात की थी, पाकिस्तान आपको ग्रुप ऑफ डेथ में नजर आता है। जो लास्ट मैच हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, पाकिस्तान ने 5 ओवर के अंदर अराउंड कोई किया था 60 रन किए थे, आपको एक स्पार्क नजर आया था। पाकिस्तानी बैटिंग ऑर्डर को क्या देख रही हैं, कुछ चेंजेस आप चाहेंगी पाकिस्तान बैटिंग ऑर्डर में? आई थिंक अब अभी काफ़ी सेटल अच्छा लग रहा है मुझे। फातिमा ने अपने आप को प्रमोट किया है, नंबर 5 पे, निदा 4 पे आई हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ऊपर से मैच जीतें। एक चीज़ जो मैंने पहले भी बात की, गुल फिरोज़ा और सदफ शम्स में से एक को खेलना चाहिए, बिकॉज अभी दोनों नए हैं, दोनों में टैलेंट बिल्कुल मौजूद है, फ्यूचर के लिए ज़रूर है। पर अब वर्ल्ड कप में अगर आपने जीतना है तो आप मे बी उमायमा और इरम में से किसी एक को यहाँ पर चांस दे सकते हो, और फिर आलिया भी आपके पास मौजूद है, तो आपके सारे बेसिस कवर हो जाते हैं। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि प्रैक्टिस मैच में इवन दो कि स्कॉटलैंड और बांग्लादेश हैं, अब इनके साथ बिल्कुल करीब जाके जीतने की ज़रूरत नहीं है कि 130 140 वाला मैच हो। यहाँ पे भी 170 180 के ऊपर जाएंगे, इस माइंडसेट से जाएंगे तो शायद आप ग्रुप मैचेस में कोई अपसेट कर सके, क्योंकि अगली टीम जो है इवन दो यूएई की पिचेस पे 150 पार स्कोर होगा, पर आपको जो बाकी टीमों से 20 रन के फ़र्क से जीतना पड़ेगा अगर आप इन बड़ी टीमों को टारगेट करना चाहते हैं। शाह जी थोड़ा सा अगर वुमेंस टीम की बात करें, इस वक्त मोहम्मद वसीम भी उनके साथ मौजूद हैं। आई गेस अच्छा काम तो मेंस के साथ उन्होंने किया है। जुनेद खान भी मौजूद है। स्पार्क आपको पिछले मैच के अंदर नजर आया। साउथ अफ्रीका सीरीज इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो कप्तान से मैं बात कर रहा हूँ बैटिंग ऑर्डर का, कहीं ना कहीं स्टिल मैं फील करता हूँ निदा डाल और आलिया रियाज, उनकी पोजीशन आपको एक करनी पड़ेगी मुस्तहक कि इन पोजीशन पे आपने खेलना है और एक रोल आपको क्लियर करना पड़ेगा। देखिए ओवरऑल अगर टीम को देखें ना जी, रिसेंटली मैं ये समझता हूँ कि वसीम और जुनैद की वजह से शायद इम्प्रूवमेंट आई है। वो अगर आप कोई 5-6 महीने पीछे चले जाएं और टीम की परफॉर्मेंस देखें तो वो परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन इस सीरीज़ में ख़ासकर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो हमने सीरीज़ देखी, इसमें एक अर्जेंसी नज़र आई बैट्समैन में कि बड़ा स्कोर करना है, बड़ा स्कोर करके ही हमने जीतना है, और वो चीज़ हमें नज़र आई। गो के सीरीज़ हम हार गए, लेकिन एक मैच जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेले, और दूसरा मैच जिसमें हमने 1-1 ड्रा किया और उसके बाद लास्ट मैच साउथ अफ्रीका जीता। एज अ होल मैं समझता हूँ कि टीम के लिए एक बड़ा टफ पूल है, बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान टीम के लिए आगे क्वालिफाई करना फॉर द सेमीफाइनल्स। कोई यहाँ सेकंड राउंड है नहीं, कोई राउंड ऑफ 6 नहीं है, कोई और क्वार्टर फाइनल्स नहीं है, डायरेक्ट सेमीफाइनल की एंट्री है। तो जिस तरह पाकिस्तान का पूल है, इसमें बड़ा ही टफ पूल है। ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, न्यूजीलैंड है, फिर आपको पता है श्रीलंका है जिसके साथ पहला मैच है।
तो ये सारी टीमें Group of death आप कह सकते हो बहुत उसको, obviously। बहुत अच्छी टीमें हैं, बहुत अच्छी टीमें हैं, और पाकिस्तान को कम से कम 3 मैच जीतने हैं, जो कि तकरीबन मैं फील करता हूँ कि नामुमकिनात में से है। कैसा परफॉर्मेंस करती हैं, जिस तरह की पाकिस्तान की यहाँ बैटिंग लाइनअप चली, टॉप ऑर्डर ने बड़ा क्लिक किया, मुनीबा ने किया, नीचे फिर जो आपकी आलिया रियाज और फातिमा सना ने किया, इवन निदा डार अच्छी खेली, ये सारी मतलब है इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन देखें, ये कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। ये नहीं है कि आप एक मैच में आप अच्छा खेलो, दूसरे मैच में आप ऊपर से आपकी विकेटें गिर जाएं और प्रेशर आ जाए लोअर ऑर्डर पे। ये नहीं, मुझे फीलिंग ये आ रही है कि पाकिस्तान कंपटीशन कंपेटिटिवनेस आपको नज़र आएगी इस पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में, लेकिन वो जीतने का आंसर और सेमीफाइनल क्वालिफाई करना एक बहुत बहुत अपहिल टास्क है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक दो टीम्स को आपको अपसेट करना पड़ेगा, इंडिया को आपको अपसेट करना पड़ेगा, आपको श्रीलंका से अच्छा मैच खेलना पड़ेगा, न्यूजीलैंड का मैच जीतना पड़ेगा, तब इस तरह के चांसेस बनते हैं। जैसे अगर मैं गोल्ड मेडल की चलें बात कर लूँ, गिवन डे पाकिस्तान टीम के अंदर इतनी तो है, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली थी, मैं स्टिल फील करता हूँ कि आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन साबिर भाई, अगर बात करूँ स्कोरिंग रेट की बात करूँ, टीम्स 200 टच करती हैं वुमेंस की, कहीं ना कहीं स्टिल मैं कहता हूँ हम फंसे हुए 130-140 पे। देखिए वैसे ऐसा है कि अगर पहले मैच की बात करें तो जब हमने उनको रेस्ट्रिक्ट किया था 132-33 पे, तो हम लोगों के आई थिंक 4-5 विकेटें गिर चुकी थी पहले 10 ओवरों में, और फातिमा सना, आलिया रियाज आखिरी 10 ओवरों में 60 बॉलों पे आई थिंक 87 समथिंग उन्होंने स्कोर किया था। इसका मतलब कैपेबिलिटी है इन बच्चियों में, वो परफॉर्म कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं से हम उनको थोड़ा सा प्लानिंग के तरीके से खेलना चाहिए। देखिए कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, इससे पहले तौफीक उमर साहब थे, या अभी जुनैद खान के साथ हैं, या अभी मोहम्मद वसीम के साथ हैं। तो देखें अब अगर देखा जाए तो छोटी टीमों को भी देख लें तो वो भी उभर के आ रही हैं। चाहे अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो बांग्लादेश, श्रीलंका ने इंप्रूव किया। यूएई की बात करें, वो बड़ा इंप्रूव यूएई की बात करें, आयरलैंड ने जो है वो आई थिंक इंग्लैंड के खिलाफ 170 प्लस चेस किया है। तो कहीं ना कहीं पे देखें ये जो वुमेन्स टीम है, बाकी टीमों की डेवलपमेंट हो रही है। मैं पाकिस्तान के देखिए ये कहूँगा कि उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे विद इन द टीम यही आपके पास लड़कियां हैं। जिस तरह से फातिमा ने कुछ दिन पहले कहा था, आई थिंक सना ने पहले कहा था कि देखिए फातिमा को अभी टाइम देना चाहिए, शायद इनको कप्तान 6-8 महीने पहले बनाना चाहिए था, मगर चले जो हुआ दुरुस्त हुआ। तो कहीं ना कहीं पे ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, खास करके डेवलपमेंट होनी चाहिए, मैच जीतना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की, लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान वुमेंस टीम की बात करें तो ऑब्वियसली ये बात होती है, साल में हमारा एक ही टूर्नामेंट आपको पता है वुमेंस का ऑर्गेनाइज किया जाता है। बैकअप पीएसएल की बात करें, 2 आपको पता है एग्जीबिशन मैचेस भी करवाए गए थे, लेकिन उसके बाद ऐसा सच अब कोई अपडेट आपको नजर नहीं आती। इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान वुमेन्स की बात करें, अंडर 19 आपने वर्ल्ड कप खेलने जनवरी में जाना है, अब तक आपको कोच का, यहाँ तक कि टीम की जो एक सेटलमेंट की बात करते हैं वो शक्ल आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन सबकी नजरें होंगी पाकिस्तान वुमेन्स टीम पे। मैं फिर कहता हूँ कि गिवन डे पे हमारी लड़कियां परफॉर्म कर सकती हैं, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी परफॉर्म करके दिखाया। मुझे और मेरी टीम को अगले हफ्ते तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।